फाइनल ऑडिट के वीडियो में, जिसमें हम करेंगे रिवाइज एंड मेमोराइज। तो जैसा कि आप लोगों ने कल टेलीग्राम में रिक्वेस्ट किया था सर कि सबसे पहले ऐसे बेस्ड चैप्टर्स से शुरुआत करते हैं, दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट विद चैप्टर 1, जिसमें एसक्यूसी 1 ऐसे 220 और रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे। सर ये रिवीजन हमारा कहाँ से होने वाला है, तो एक बार पहले आप चैट में बता दीजिए। आवाज है चंगा तो आगे बढ़ेगा आपका ये बंदा। तो ये रिवीजन हम करने वाले हैं हमारी की बुक से। की बुक ये क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं ऑडिट क्रश, जिसमें हम देख रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 1। और ये चैप्टर नंबर 1 में इतने सारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करना है। ये तो इंडेक्स है, ये इसका डिटेल्ड कंटेंट है जो आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल को बेस बना के बनाएंगे। अब इसके बेसिस पे व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज अ की बुक, यानी कि की वर्ड्स की बुक। सर हमारे पास ऑडिट क्रश नहीं है या हमने कहीं और से तैयारी करी है, नो प्रॉब्लम। आप आपकी जो भी किताब रेफर करते हो वो या आईसीआई का स्टडी मटेरियल लेके बैठ जाओ। ये सारे जो टॉपिक्स मैंने यहां पर दिए हुए हैं ये उससे मैच करना चाहिए। और ये टॉपिक्स क्या हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी इस रिवीजन में हम कोई कंसेप्चुअल फोकस रिवीजन नहीं करने वाले, हम रादर सिर्फ क्या करेंगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो उसके अंदर ये वाले आंसर में पॉइंट्स लिखना है और इसे याद कैसे रखना है। तो लेट्स गेट गोइंग विद दिस पर्टिकुलर लॉजिक। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और जी हाँ, बिफोर वी स्टार्ट, यस, वन इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ये पर्टिकुलर टेक्निक आपकी रिवीजन विथ मेमोराइजेशन की आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये आप मुझे चैट में बताओगे, जिसके बेसिस पे हम जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए क्या इस लाइव सेशन सीरीज को यूट्यूब पर कंटिन्यू रखना है, क्या सारे स्टैंडर्ड जिस तरह से हमें रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है या नहीं, ये डिसाइड करेंगे। मैंने ऐसा सोचा है कि 50 कमेंट्स अगर स्टूडेंट 50 कमेंट्स का टारगेट रखा है मैंने अपने लिए, आते हैं तो मुझे लगेगा कि वाकई ये यूजफुल है आप लोगों के लिए। वी शुड कंटिन्यू दिस फर्दर। चलिए, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 के एसक्यूसी 1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट पे। ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में सबसे पहले बोला गया है कि हमें क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम प्रिपेयर करना है। ये 4th नंबर क्यों है? क्योंकि इसे क्रश के इंडेक्स के साथ मैच किया गया है। 1 2 3 इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन टाइप की चीजें, नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स। एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में हमें कितनी चीजें रखनी होती है? तो एक क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम का मतलब होता है QCPP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाना, जिसमें 6 चीजें आना चाहिए। क्या 6 चीजें? लीडरशिप, ethical requirement, acceptance and continuance of client relationship, human resource engagement, performance और monitoring। इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन 6 चीजों को इलेबोरेट किया है। अगर आपसे ये 6 चीज लिखने को आएगी तो हम यूज करेंगे क्या? लिया हीमोग्लोबिन। लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग। सही बात है सर, ऑडिट ने हमारा हीमोग्लोबिन ले ही लिया है। नेक्स्ट, सबसे पहले पहला पॉइंट, तो 4th के अंदर फर्स्ट थिंग L, 4th इज द मेन पॉइंट, 4A लीडरशिप। इस तरह से कोडिंग की गई है। नंबर 1, लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी ऑफ ऑडिट में किसको देंगे? ऑब्वियस सी बात है, लीडर। लीडर यानी कि मुखिया। मुखिया यानी कौन होगा? जो हमारी सीए फर्म का CEO या मैनेजिंग पार्टनर, टॉप लेवल का बंदा है। उसे हमें क्या करना है? बनाना है जिम्मेदार लीडरशिप के लिए। और वो लीडरशिप के नियम बनाएगा जिसे कम्युनिकेट और डॉक्यूमेंट करना है अलग अलग तरीकों से। तो ये सारी टीम को पता हो, इसके लिए हम डॉक्यूमेंट करेंगे थ्रू अ मैनुअल और इसे कम्युनिकेट करेंगे सारे टीम मेंबर्स को कि भैया ये सब तुम्हें QCPP में जो दिया है फॉलो करना है ताकि क्वालिटी आ पाए। ये कैसा हो सकता है? इसके लिए इंटरनल मेमो बन सकते हैं, यानी कि मैनुअल्स या ट्रेनिंग मटेरियल बनाया जा सकता है। जैसे कि एम्प्लॉय आएगा, ज्वाइन करेगा तो उसे ये एक्सप्लेन किया जाएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ने को दिया जाएगा। एंड देन हमें बेसिकली फोर्स करना है लोगों को कि भैया हमें सारे असाइनमेंट में क्वालिटी लेके आनी है, क्वालिटी इन एवरीथिंग वी डू। क्वेश्चन क्या आएगा सर एग्जाम में? व्हाट इज द लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन ऑडिट? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा CEO MP को करो जिम्मेदार। CEO मैनेजिंग पार्टनर को करो जिम्मेदार। फॉलो करेंगे सभी यार, पर है ये सभी एम्प्लॉइज के लिए। डॉक्यूमेंट करो एक बार, क्वालिटी चाहिए बारंबार। तो इस तरह से हम याद रखेंगे क्या? CEO मैनेजिंग पार्टनर रिस्पॉन्सिबल, एवरीबडी हैज टू फॉलो एंड वी विल हैव टू डॉक्यूमेंट इट, बट वी विल हैव टू फॉलो इट एवरी टाइम। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द बिजनेस स्ट्रैटेजी टू अचीव क्वालिटी इन ऑल एंगेजमेंट्स? तो क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसा आएगा कि हमारे पास एक असाइनमेंट आ रहा है क्लाइंट का जो बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है फॉर द रॉन्ग रीजंस। उसके ऊपर कई सारे रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस वगैरह हो रहे हैं।
और हमें बहुत अच्छी ऑडिट फीस दे रहा है, बस बोल रहा है कि आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसी सिचुएशन में आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, इस तरह के ऑडिट को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो आपको कहना होगा कि भाई देखिए, कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड क्वालिटी। पैसा सबसे ऊपर नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी हम मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को देंगे कि वो क्वालिटी इंश्योर करें, एम्प्लॉयज क्वालिटी ब्रीच ना करें, इसलिए हम उनकी परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। उनकी कॉम्पनसेशन इस तरह से एस्टैब्लिश करेंगे कि पैसा ही इतना उसके पास कि उसको इधर उधर से और पैसा कमाने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, ताकि हम क्वालिटी डेमोस्ट्रेट कर सके। यानी हमारे लिए सर्वोपरि ऑन टॉप क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हम बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त लोग होना चाहिए जो इस QCPP में जो चीज़ें दी गई है वो सारी फॉलो कर पाए। मालूम पड़ा हमारे QCPP इतना सारा और आर्टिकल हैं दो, जिनसे हमें वो सब फॉलो कराना है, पॉसिबल नहीं है। तो सफिशिएंट रिसोर्स होना चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी है दैट कमर्शियल कंसिडरेशन, पैसा सर्वोपरि नहीं है। तो बताइए सर्वोपरि क्या है, क्वालिटी है। तो हम क्या बोलेंगे कि याद कैसे रखना है, पैसे के ऊपर क्वालिटी, कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड क्वालिटी। तो पैसे से ऊपर क्या है, क्वालिटी। आज पर्सनल यानी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के ऊपर रिव्यू। तो पर्सनल ढंग से काम करे, इसके लिए उसके ऊपर क्या करेंगे, रिव्यू रखेंगे। एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स के लिए रिसोर्सेस। तो 3 पॉइंट लिखना है आपको बिजनेस स्ट्रैटेजी विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी के लिए। पैसे से ऊपर क्या आएगी, क्वालिटी। पर्सनल के ऊपर क्या करना है, रिव्यू। और पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के ऊपर क्या रखना है, तो उसके लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज रखने। सिंपल। ये हो गया आपका पहला मुद्दा, लीडरशिप। अब लीडरशिप के बाद लिया हीमोग्लोबिन में अगला मुद्दा था एथिकल रिक्वायरमेंट, विच इज इंपॉर्टेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट हमें क्या फॉलो करनी है, तो सर वही जो हम एसेज में भी पढ़ते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल, PBCD, बिहेवियर एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो ये सारी की सारी है, प्लस इंडिपेंडेंस। तो ये सारी क्या फॉलो करनी है, हमें एथिकल रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है। ठीक है, ये तो याद है। अब इसमें बात करते हैं इंडिपेंडेंस। सर इंडिपेंडेंस पार्टनर की होना चाहिए, फर्म की होना चाहिए या टीम की होना चाहिए? तो फर्म की होगी, सारे पार्टनर्स की, एंगेजमेंट पार्टनर की होगी, और उसमें जो काम कर रही टीम है उसकी होगी। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म, एम्प्लॉइज एंड अदर्स। क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले हमें कम्युनिकेट करना है इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। तो टीम को सबको बता दो भैया कि स्वतंत्र रहना है। एंड वी हैव टू, अब ये फ्रेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रेज को मैं क्या करूंगा, गियरवे रंग में हाईलाइट कर दूंगा। आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट circumstances and relationship that create threats and take actions to reduce or eliminate by safeguard or withdrawal। जब भी कहीं इंडिपेंडेंस की बात आएगी दोस्तों, आपके लिए ये फ्रेज बड़े काम का है। तो इसके लिए हमारा निमोनिक है आइडियल काट आर सेफ एल्स विड्रॉ। व्हाट इज आइडियल काट? आइडियल का मतलब क्या है, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, आईडीएल। तो हमें आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करना है। कार्ड का मतलब क्या है, सर्कमस्टांसेस या रिलेशनशिप, परिस्थितियां या संबंध, दैट क्रिएट थ्रेट्स। तो CAR, सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप, T कार्ट, दैट क्रिएट थ्रेट्स। और अगर थ्रेट्स हमको दिख रही है तो हमें एक्शंस लेना होंगे। क्या? या तो उन थ्रेट्स को रिड्यूस करना होगा, तो एक्शंस टू रिड्यूस, या फिर उन्हें खत्म करना पड़ेगा, एलिमिनेट। तो इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, आइडियल काट आर। तो जब भी इंडिपेंडेंस की बात होती है SQC1 SA 220 में हमेशा ये फ्रेज यूज करने की जरूरत महसूस होगी। क्या लिखना है, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स कॉजिंग थ्रेट्स, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज टेक एक्शंस टू रिड्यूस और एलिमिनेट, ARER। कैसे रिड्यूस या एलिमिनेट करेंगे, थ्रू बिल्डिंग सेफगार्ड्स और थ्रू विड्रॉल। अगर सेफगार्ड से बात नहीं बन रही है तो रिजाइन करके। तो इंडिपेंडेंस की हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेट करो, और फाइनली फिर क्या है, आइडियल काट आर सेफ एल्स विड्रॉ। ठीक है, चलिए अब हमारी पॉलिसी और प्रोसीजर इंडिपेंडेंस के बारे में क्या बोलेगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि फर्म की जिम्मेदारी क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, तो आपको ये लिखना है। क्वेश्चन जनरली आता है कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट SQC1 में क्या क्या है, तो ये सब लिखना है।
क्वेश्चन आता है पॉलिसी और प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस की क्या होगी, तो इतना पार्ट लिखना है। आपको कुछ समझ नहीं आए तो ये सारे मुद्दे लिख देना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा लिखने के कभी मार्क्स नहीं कटते, गलत लिखने के मार्क्स नहीं कटते, अगर सही भी लिखा हुआ है तो उसके मिल जाएंगे। तो गलत के कटते नहीं है, मिलते भी नहीं है, पर आपने सही गलत दोनों लिखा तो सही के मिल जाएंगे। तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, बट एटलीस्ट यू विल बी एबल टू राइट द रिलेटेड आंसर। चलिए, तो पॉलिसी और प्रोसीजर की क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस, लेट्स कम टू दैट नाउ। सबसे पहले पार्टनर को, फर्म को, जो भी वो क्लाइंट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, भैया ऑडिट कौन लेके आता है? पार्टनर ही लेके आएगा ना फर्म में। उसकी रिलेशनशिप, उसके धंधे, उसके जान पहचान से काम आएगा। तो उसके पास अगर कोई भी काम आया है तो उसको सबसे पहले फर्म को बताने का है कि भैया इंडिपेंडेंस की हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। देन हमारी जो पी मतलब पर्सनल, एम्प्लॉयज की जिम्मेदारी है कि वो क्या इन्फॉर्म करें कार्ड सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स कॉजिंग थ्रेट, कि अगर उनको कहीं लग रहा है मैं ऑडिट कर रहा हूं जिस एंटिटी का, उसमें कोई रिलेशनशिप थ्रेट आ रही है। देन फर्म टू पर्सनल, यानी कि पूरी फर्म को अगर कई बार ऐसा पता पड़ता है कि फर्म के पास इंफॉर्मेशन आती है कि भैया देखो ये तुम ऑडिट कर रहे हो और इस ऑडिट में ये थ्रेट है, यानी तुम्हारे पार्टनर का ये रिलेशनशिप है, तो उनकी भी जिम्मेदारी है ये चेक करना कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं हो रही है, रिकॉर्ड्स अपडेट करना और एक्शंस लेना जहां पर भी जरूरत पड़े। कब? जब थ्रेट्स दिखे। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर में किसके लिए हो गई? पार्टनर फर्म को बताएगा, एम्प्लॉय फर्म को बताएंगे और फर्म पार्टनर या एम्प्लॉयज को बताएगी। चलिए, अब समझो कभी ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया रिलेटिव के पास शेयर्स हैं कंपनी के, जिस कारण से आप ऑडिट कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो क्या करूंगा? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आप ये समझिए, पॉलिसी और प्रोसीजर कहती है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को पता पड़ता है, पी फॉर पर्सनल, कि फॉर्म में कहीं कोई ब्रीच है इंडिपेंडेंस का, तो उसे क्या करना है? इन्फॉर्म द फॉर्म अबाउट द ब्रीच, बी फॉर ब्रीच। अगर फर्म को पता पड़ता है तो वो पार्टनर और एम्प्लॉयज को बताएगा कि भैया ऐसा हुआ है, बताओ ब्रीच हुआ है क्या। सिमिलरली एंगेजमेंट पार्टनर या पर्सनल की जिम्मेदारी होगी कि अगर फर्म ने उसे कुछ बताया है ब्रीच के बारे में, तो वो बताएं कि उसने क्या एक्शंस लिए हैं टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर मैटर, ताकि हम डिसाइड कर सके कि आगे एक्शन लेना है कुछ या नहीं, कंटिन्यू करें या नहीं। इसमें ध्यान रखना, हमें एक एनुअल इंडिपेंडेंस का सर्टिफिकेट अपने टीम के सारे मेंबर से ले लेना चाहिए कि भैया आपने जो भी असाइनमेंट किए हैं उसमें आपने फर्म की जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस से मीट किया और ब्रीच तो नहीं हुआ है। तो कौन किसे बता रहा है? एम्प्लॉय फर्म को बताएंगे, फर्म एम्प्लॉयज पार्टनर को बताएगी, पार्टनर वापस से एम्प्लॉय वापस से फर्म को कंफर्म करेंगे कि क्या उन्होंने एक्शंस लिए। फेमिलियरिटी थ्रेड का मतलब होता है लंबे समय तक दो लोग अगर साथ में रहते हैं तो उनके बीच कुछ पनपने लगता है, इसलिए बेहतर है कि उनको लंबे समय तक साथ में ना रखें। तो कहा गया है कि 7 साल में एक बार एंगेजमेंट पार्टनर आप चेंज कर देना। तो कंपनीज एक्ट के रोटेशन के नियम जो है वो अलग है। यहाँ पे क्या बोला है कि इफ यू आर ऑडिटिंग अ लिस्टेड एंटिटी, यू आर अ पार्टनरशिप फर्म, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इफ यू आर कंटिन्यूसली ऑडिटिंग दैट एंटिटी, तो फिर 7 ईयर्स के बाद एंगेजमेंट पार्टनर चेंज कर दीजिए। क्योंकि फर्म 2 बार अपॉइंट हो सकती है, 5-5 एजीएम के लिए, 10 साल के लिए। तो पार्टनर आपको 7 साल बाद चेंज करना है, फर्म नहीं, तो अपनी फर्म का कोई दूसरा पार्टनर आप ले लें। ये लिस्टेड एंटिटी के केस में मैंडेटरी है एज पर SQC1, लेकिन इसके अलावा अगर हमारी फर्म को इंडिपेंडेंस के हाई स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए किसी और के ऊपर, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी पे भी ये नियम लगाना है, तो वो लगा सकती है और डिफाइन कर सकती है बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ एंगेजमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, कि हम वॉलंटरली, हमारी फर्म चाहती है कि इन पर्टिकुलर एंटिटीज के ऑडिट में भी हम फेमिलियरिटी थ्रेट से बचने के लिए इतने सालों में हमारे एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट कर देंगे। चले, अब दूसरा पॉइंट हो गया, लिया हेमोग्लोबिन, यानी 6 मुद्दे देखने थे। पहला लीडरशिप, डन। दूसरा था हमारा एथिकल रिक्वायरमेंट और इंडिपेंडेंस, डन। अब तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई आप बताओ, कोई ऑडिट तुम्हारे पास आए तो क्या लपक लेने का? नहीं, पहले अपने को चेक करना है कि क्या हम इंडिपेंडेंट एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे, क्या हमें ज्ञान है उसका, किसका, मैनेजमेंट का, और जो टाइप ऑफ वर्क वो कर रहे हैं, और हमारे पास लोग हैं या नहीं। तो ये कहता है कि कोई भी काम तुम्हारे पास आए, भले ही वो रीअपॉइंटमेंट हो या फ्रेश वर्क हो, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस, यानी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, रिटेंशन, acceptance or continuance of client relationship and engagement, the policy and procedures will have to decide. They will have to give norms कि भैया किस बेसिस पे आप हाँ या ना बोलोगे।
नॉर्मली हम क्या चेक करते हैं, क्या हम एथिक्स मीट कर पाएंगे, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी है, और हमें कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है फॉर डूइंग दिस असाइनमेंट। आर्टिकल छुट्टी पे तो नहीं जा रहे। प्लस यू शुड ऑल्सो डॉक्यूमेंट इफ यू हैव नोटिस्ड एनी इश्यूज एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस एंड हाउ यू रिजॉल्व, कि भैया मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी क्या चल रही है, लिटिगेशंस चल रही है, लेकिन फिर भी हमने एक्सेप्ट किया और ये हमारे रीजन है, ये डॉक्यूमेंट कर ले। तो प्राइमरीली आप एग्जाम में ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस और कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इतना सा पॉइंट लिख देते हैं सेकंड वाला, जबकि एक्सपेक्टेड है इसके साथ साथ ये 2 पॉइंट लिखने के जिसके 1-1 मार्क और होंगे। तो आपने ये पूरा लिख दिया, इसके 3 मिल गए 5 में से, पर इसका 1-1 रह गया। तो सर ये तो बड़ा बड़ा लिखना होगा ना, तो बेटा की बुक की जादू ये है कि इसमें सिर्फ की पॉइंट से एलैबोरेट तो आप ऐसे भी मन से करते हैं, पर सर हमको तो आता ही नहीं है, तो ये रिवीजन उनके लिए नहीं है दोस्तों, यूँ समझ लो, पढ़ेंगे क्लास में, याद करेंगे बाद में, ये वो बात का काम कर रहे हैं हम। कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं है अभी, अपना डिस्कशन क्या है, बेसिकली टू रिवाइज एंड मेमोराइज इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। क्या बोलती पब्लिक? चलिए, तो क्या दिया गया है, एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में ऐसा कहा है अब ऐसे कोई जरूरत नहीं है इस निमोनिक की, बट बनाया है तो ले लेते हैं। रिश्ता आए तो पापा कहते हैं चेक करो, रिश्ता आए तो पापा कहते हैं चेक करो, इंजीनियर है, मिस्त्री या कंटेंट क्रिएटर? हा, तीनों लेवल बता दिया आपने। ये हो गया प्रोफेशनल, ये हो गया वोकेशनल, ये हो गया नीदर प्रोफेशनल नॉर वोकेशनल। इंजीनियर, मिस्त्री या कंटेंट क्रिएटर, और सबसे अच्छा हो डॉक्टर। तो डॉक्टर से हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको डॉक्यूमेंट करना है। पापा कहते हैं तो इससे हो गया पॉलिसी और प्रोसीजर्स को डिफाइन करना है। और इंजीनियर, मिस्त्री, कंटेंट क्रिएटर का मतलब 3 चीज़ें चेक करनी है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, एथिकल रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट, और क्या हमारे पास कंटेंट क्रिएटर यानी कि कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्स होगा या नहीं होगा। चलिए अब मिस्त्री की बात करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, एंड सेकंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। तो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी का मतलब है भैया आदमी ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि जिसके खुद के वैल्यू सिस्टम्स हिले हुए होंगे वो कहाँ पर कंट्रोल्स पे फोकस करेगा, सही चीज़ें करना चाहेगा। तो फॉर दैट रीजन हमें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी इवैल्यूएट करना है। इसमें कई सारे पॉइंट है, 7 पॉइंट्स। कैसे याद रखेंगे? ज़्यादा पॉइंट होते हैं ना तो एक रूल ऑफ 3 होता है कि आप उन्हें 3 पॉइंट में डिवाइड कर दो। 3 याद रखना मुश्किल नहीं होता है, 7 याद रखना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे 7 पॉइंट्स है, पर वो 3 में डिवाइड कर दो। मैनेजमेंट के बारे में पता करना है तो उसमें हम 3 चीज़ों से पता कर सकते हैं। एक तो उसके KMP ओनर्स, दूसरा वो एंटिटी, और तीसरा अपन। सबसे पहले एंटिटी ओनर्स के बारे में। हेलो जी, कैसा चल रहा है? ऑल गुड, थैंक यू। हेलो चलिए, सबसे पहले पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सॉरी KMP के बारे में क्या है, तो हमें ओनर्स की रेपुटेशन और एटीट्यूड देखना है। ठीक है भैया, आदमी काम करने वाले लोग ठीक होंगे। यू कैन नॉट डू गुड बिजनेस विद बैड पीपल, तो गुड पीपल गुड बिजनेस। ऐसा क्लाइंट के बारे में क्या देखना है, सबसे पहले उसके ऑपरेशंस क्या है, भाई तो नहीं कर रहा है भाईगिरी, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, काला सफेद। और अपने बारे में, यार हम ही क्यों अपॉइंट किया, ऐसा तो नहीं वो हमको सोच रहा है कि ये लल्लू ऑडिटर है, कुछ ढूंढ नहीं पाएगा। फीस बहुत निगोशिएट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग नॉर्मली क्वालिटी फोकस नहीं होते। लिमिटेशंस तो इम्पोज नहीं कर रहा है हमारे ऊपर बहुत सारे शुरू से ही कि भैया जल्दी ऑडिट खत्म करो एंड लाइक। इसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करोगे कि उसकी इंटीग्रिटी कितनी, आप उस पर कितना रिलाई कर पाओगे। सेकेंड है सोर्स, कहाँ से पता पड़ेगा आपको उसकी इंटीग्रिटी के बारे में। वी विल गेट टू नो फ्रॉम अपने भाई बंधु, दूसरे ऑडिटर से, बैंक्स वगैरह से, लीगल पीयर्स, बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट, ये देन कंटेंट क्रिएटर या CCTR। हमें कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, टाइम और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी देखना है। ये याद रखोगे तो अपने आप इसके अंदर के पॉइंट आ जाएंगे। कैपेबल का मतलब क्या है, क्या आपके पास वो स्किल्स हैं, क्या आप कर पाओगे बेसिकली ऑडिट या नहीं। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या आपके पास स्किल्स है, नहीं है तो क्या आप एक्सपर्ट को लाके वो स्किल्स ला सकते हो, क्या आपको रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का नॉलेज है या नहीं। कोई क्रिप्टो करेंसी की कंपनी का ऑडिट आ गया तो पहले चेक करेंगे ना अपने को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, अपन कॉम्पिटेंट है या नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि लक्ष्मी आई तो ले ही लो, अपनी है देख लेंगे कैसे कर। टाइम क्या समय पे पूरा कर पाओगे और आपके पास क्या सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं, तो ये आपको चेक करना है CCTR।
अब इसके बेसिस पर आपने क्या किया, ऑडिट स्वीकार कर लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि एंगेजमेंट स्वीकार करने के बाद आप उसे रिजेक्ट कर दो, यानी कि शादी के बाद तलाक? बिल्कुल। अगर मुझे पहले पहले पता होता तो मैं ये नहीं करता। क्या पहले पता होता तो ये नहीं करते? वेदर टू रिपोर्ट। तब ये क्या बोल रहे हैं, आपके ऊपर कोई ऐसी लिमिटेशंस इंपोज की गई है जिससे आपको लग रहा है कि बस मैंने गलत एक्सेप्ट कर लिया, तो आप विड्रॉ करने की सोचोगे। तो जब भी आप विड्रॉ करने की सोचते हो तो याद रखना, आपको कंसिडर करना है कि क्या मैं विड्रॉ करने से पहले जिसने मुझे अपॉइंट किया था उसे बताऊं, या मुझे कोई रेगुलेटरी बॉडी को बताने की जरूरत है क्या। तो सबसे पहले वेदर टू रिपोर्ट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। सेकेंड, शुड आई फाइनली विड्रॉ द एंगेजमेंट और कंटिन्यू, क्या तलाक हो जाए या नहीं। ऐसे ही होता है, पहले अपन बात करेंगे, सोचेंगे किसको बताना है और फिर विड्रॉ करेंगे। यहाँ पे निमोनिक की क्या जरूरत है, इतनी सी छोटी सी चीज में आ रहा जा रहा। इसका प्रॉब्लम ये बेटा कि ये सब इतने कॉमन पॉइंट है ना कि एग्जाम में याद नहीं आते इसमें पॉइंट क्या लिखना, और हर की पॉइंट के पॉइंट है। तो इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि बाद में कोई लिमिटेशन के कारण आप विड्रॉल का सोच रहे हो, तो आ रा जा रा। आ यानी चेक के अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बताना है, रा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना है, और जा रहा फिर हम विड्रॉ करने की अगर सोचेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल डिसाइड टू एंड द एंगेजमेंट वेदर टू और नॉट टू। चलिए, अब फाइनली क्यूसीपीपी क्या कहता है, इन केस इफ वी डिसाइड टू विड्रॉ और वी आर थिंकिंग टू विड्रॉ। तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर में नॉर्मली ये दिया जाना चाहिए कि जब भी आप विड्रॉ करने का बात करो तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कशन कर लेना चाहिए कि भैया ये ऐसा ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं, वी आर प्लानिंग टू विड्रॉ। और फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कल से मत आना है। हमने बोला है इन्होंने तो रोका ही नहीं हमको। तो अब आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको किसको बताना है, वापस से वही बात, मैनेजमेंट से डिस्कस करने के बाद आप चेक करो क्या लॉ और रेगुलेशन परमिट करता है कि नहीं विड्रॉ करना। जैसे लिस्टेड कंपनीज के केस में 3 क्वार्टरली रिव्यूज कर दिया आपने 3 क्वार्टर के, तो फिर आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते। और फिर जो भी आप कर रहे हो उसके इश्यूज को आप डॉक्यूमेंट करिए। तो पॉलिसी और प्रोसीजर क्या कहेगी, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू से डिस्कस करो, फिर विड्रॉ कर रहे हो तो उसके बाद आप क्या करो, देखो लॉ और रेगुलेशन में परमिशन है या नहीं है, और इश्यूज आप क्या करें, डॉक्यूमेंट कर लें। ठीक है, यस सर। तो ये आपका कौन सा वाला पॉइंट हो गया, 4C। इसका मतलब क्या हो गया 4C में, लिया एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। चलिए, अब डी क्या था, हीमोग्लोबिन, H ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें कौन कौन आता है, तो एक होता है हमारा मुख्य ऑडिट का जिसे कहते हैं एंगेजमेंट पार्टनर, और एक होती है हमारी एंगेजमेंट टीम विच विल बी फुल ऑफ आवर एम्प्लॉइज पर्सनल। ये कौन होना चाहिए, दे शुड बी वन विच आर कमिटेड, कॉम्पिटेंट एंड केपेबल। चलिए, व्हाट शुड बी द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमारे क्यूसीपीपी में एचआर के बारे में क्या क्या होना चाहिए। चलिए, हाय हाय हाय, अमित भाई इज हियर। अमित भाई, our rockstar faculty, it's CA intermediate, cost FM and SM. अमित भाई, hello, how are you doing? चले, तो ह्यूमन रिसोर्स के केस में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है, अपन अपनी टीम में लोगों की भर्ती कर रहे हैं। तो अगर लोगों की भर्ती करेंगे तो कैसे लोगों की भर्ती करना है, अमित भाई जैसे हमारे क्या होना चाहिए, वॉरियर्स। तो सबसे पहली चीज हमारी टीम में कॉम्पिटेंट और केपेबल लोग होना चाहिए। क्या एकदम सही समय पर आए अमित भाई आप, कॉम्पिटेंट एंड केपेबल। ठीक है, कॉम्पिटेंट एंड केपेबल के बाद क्या होना चाहिए, तो सर हम कॉम्पिटेंट केपेबल आर्टिकल तो लाना चाहते हैं, एम्प्लॉय लाना चाहते हैं, पर पैसे नहीं देते, तो बेटा कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। अब अमित भाई यहाँ पे बोलेंगे यार मुझे तो बहुत ज्यादा मिलता नहीं। अरे अमित भाई कॉम्पनसेशन के लिए नहीं, दुआओं के लिए। चलिए, अब वो बताएंगे खैर यहाँ पर। तो वी हैव टू हैव कॉम्पिटेंट एंड केपेबल पीपल इन आवर टीम। सबसे पहले हमारी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एड्रेस करेगी, कॉम्पिटेंट केपेबल पीपल आएंगे, वी हैव टू गिव देम प्रॉपर कॉम्पनसेशन, प्लस यू शुड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस। आपने सिर्फ कॉम्पनसेशन दे दिया तो ऐसा नहीं हो मस्त हो जाए, बोले अरे अपने तो खर्चे और उसके भी खर्चे निकल रहे हैं। तो आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करोगे, और जिसका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा दोस्तों, या तो आप उसे और प्रमोट करोगे, बढ़ावा दोगे, उसके करियर का डेवलपमेंट दिखाओगे, या फिर अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है तो उसकी नीड का असेसमेंट करोगे कि यार वो क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि हर कोई अच्छा कर सकता है, और उसके बेसिस पे आप उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोगे। तो आपकी HR पॉलिसीज जो है कंपनी की, CF फर्म की, उसमें क्या चीज़ें शामिल होना चाहिए,
तो ये जो SQC1 है अपन कंसेप्चुअली डिस्कस नहीं किया इसलिए मैंने बताया नहीं आपको, बट SQC1 पूरी फॉर्म पे लगता है, सारी एंगेजमेंट पे लगता है, सिर्फ ऑडिट पे नहीं, सब पे। तो ये क्या कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्स की हमारी पॉलिसीज में क्या क्या चीजें आना चाहिए। सबसे पहले रिक्रूटिंग अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, गिविंग देम द राइट कॉम्पनसेशन, evaluating their performance. One who does good, give them promotion. Think of their career development. Meet their personal needs so that they do better. ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बहुत बढ़िया जी। चलिए एंगेजमेंट पार्टनर की बात करते हैं अब। एंगेजमेंट पार्टनर में मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है कि ये हमारे टीम का मुखिया है, नहीं तो मालूम पड़ा आर्टिकल को सलाम ठोक रहा है मैनेजमेंट, बोले अरे अरे पार्टनर आ गए, क्योंकि हमारा आर्टिकल इतने साल से सीए कर रहा है कि सीए दिखने लग गया। खैर, एंगेजमेंट पार्टनर मैनेजमेंट को बता दो भैया ये हमारी टीम के पार्टनर है जो आपका हेड कर रहे हैं, ऑडिट साइन करेंगे। ऑब्वियसली बात है एंगेजमेंट पार्टनर अपने आप में कॉम्पिटेंट, केपेबल और टाइम और रिसोर्स रखने वाला होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से साफ साफ डिफाइन की जानी चाहिए, ठीक है, सिंपल है। क्या एंगेजमेंट पार्टनर किसी और से कंसल्ट कर सकता है? क्या वो खुद सर्वगुण संपन्न होगा? तो भैया ऐसा नहीं है कि हमारे एंगेजमेंट पार्टनर क्या है, हमारे गोपाल है कि उनको तो सभी आता है, नहीं। जरूरत पड़ने पे ही कैन टेक कंसल्टेशन। इनफैक्ट उन्हें खुद को नहीं, उन्हें अपनी टीम को भी मोटिवेट करना चाहिए कि डरो मत, अगर तुम्हें पार्थ कहीं पर कोई कंसल्टेशन की जरूरत है तो बताओ। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि जब भी जरूरत पड़े तो हम कंसल्ट कर सके। कंसल्ट करने का मतलब अपनी सीए फर्म में किसी और से पूछ लिया, बाहर की सीए फर्म में पूछ लिया, किसी सीए से, नॉन सीए से, कोई भी चीज़, यार ये नया लॉ रेगुलेशन आया, अरे जीएसटी में क्या चेंज हुआ था, इस टाइप की कोई चीज़ अपने को कंसल्ट करनी है तो हम कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम बनाए कि पीपल कैन सीक कंसल्टेशन। सेकेंड, इफ पीपल सीक इट इज अवेलेबल। थर्ड, when we avail it, we should document what we have availed. And fourth, we should follow the procedure. कितनी सिंपल सी बात है, it should be sought, it should be made available, it should be documented and then it should be followed. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ओ 100 हैं अवेलेबल लेकिन सिर्फ 2 हैं फॉलोअर्स, गलत बात है। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए। 100 का मतलब क्या है? सॉट। अवेलेबल का मतलब क्या है? अवेलेबल, यानी कंसल्टेशन हमें जब लेना हो तो हमारे पास लोग हो जिनसे हम ये अवेल कर पाए। लेकिन फॉलोअर्स हैं सिर्फ 2 फॉलोअर, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप कंसल्टेशन के 4 पॉइंट। नेक्स्ट, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो क्या करने का है बॉयज एंड गर्ल्स? चलिए अमित भाई बोल रहे हैं, बोले सर ने बहुत एफर्ट डाले हैं। देखो दोस्तों, एफर्ट का कोई मतलब नहीं है जब तक वो आपके काम नहीं आए, है ना। तो आपके काम आ गया तो अपना एफर्ट सार्थक हो गया, नहीं आया तो फिर अगला एफर्ट डालेंगे और कुछ और सार्थक करेंगे। पर फीडबैक आपको देना है, ऐसा नहीं हो अर्थ अपन ने जो एफर्ट डाला है सार्थक भी हो गया पर आपने फीडबैक नहीं दिया तो अपने कुछ समझ नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, अब आते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंपॉर्टेंट। जब आपकी ह्यूमन रिसोर्स से लोग हैं तो उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही आएगा। तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो सिक्का नहीं उछालना है, क्या करना है हमको, हमारी पॉलिसी एंड प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। ये हो सकता है तो एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और पार्टनर के बीच में, टीम के 2 मेंबर्स के बीच में, कोई रिव्यू करने हैं हमारे वर्क को, पीयर रिव्यूज के, हमारे किसी के भी बीच में हो सकता है। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि सही गलत कौन है, हम ये बोलेंगे वी शुड हैव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड एंड वी शुड हैव द पॉलिसी विच सेज कि ऐसे में क्या होगा, सीनियर डिसाइड करेगा, जो भी होगा। एंड जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिजॉल्व ना हो और डॉक्यूमेंट ना हो जाए तब तक आप रिपोर्ट नहीं दोगे। कॉमन है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उस पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। दोस्तों, जब आप उसको एक मैसेज लिख रहे हो और ये मैसेज से ही सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि आगे वो आपकी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मिलके आप बोल नहीं पा रहे हो, आपने पूरा मैसेज ड्राफ्ट कर दिया है, अब आप जाके क्या उसे सीधे डिलीवर कर दोगे या किसी दोस्त से रिव्यू कराओगे? सर अगर बहुत क्रिटिकल मैसेज है और हमें लगता है कि ये डिफाइन करने वाला है आगे की हमारी जिंदगी, तो इट इज़ बेटर वी गेट इट रिव्यूड बाय समवन एल्स। सेम इसी तरह से अगर आप लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट कर रहे हो, कोई बहुत ही हाई रिस्क एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो और आपका पूरा ऑडिट हो चुका है, अब आप रिपोर्ट देने की तर्ज पर आ चुके हो,
क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी फर्म में से किसी और सीनियर पार्टनर से एक बार उसे बुला के बोल दे कि यार ऊपर ऊपर से एक बार पेपर रिव्यू कर ले, हमसे कुछ सवाल पूछ ले, देख ले हमने सब कुछ किया नहीं? होता है कि नहीं? अपन कई बार घर में करते थे कि अपन ने मॉम से बोल दिया कि यार एक बार मुझसे फटाफट पूछ लो मैंने सारी चीजें कर ली है या नहीं कर ली है बचपन में। So this is something which is known as engagement quality control review. It is mandatory if you are doing audit of listed entity. Other than listed entity, company can have their own policy to define कि हम कौन सी entities में engagement quality control review mandatory करेंगे। इसमें आपके जो engagement partner का audit है उसको आपकी firm का कोई दूसरा partner या कोई external CA, अगर आपकी proprietorship firm है या partner दूसरा नहीं है, जो independently इसे एक बार review कर सके। इससे आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होगी पर उसकी भी जिम्मेदारी आ जाएगी। ये करा लेने से कहीं कोई चीज आपके दिमाग से स्किप हो गई है, चांसेस ऑफ ओवरलुकिंग विल गो डाउन। विद दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टडी व्हाट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू इज। पहला प्रोविजन कहता है पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू डिफाइन, सबसे पहले द क्राइटेरिया कि किन किन का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना है। सारी लिस्टेड एंटिटी का मैंडेटरी है, बाकियों का ऐसा अपन ने पहले भी देखा था कहां पर, फेमिलियरिटी थ्रेट। लिस्टेड में मैंडेटरी, बाकी आपकी चॉइस। बाकी अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? वापस से वही पब्लिक इंटरेस्ट, कितना रिस्क है, लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट। तो जिम्मेदारी है आपकी कि जहां पर भी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रखा गया है तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जब तक ना हो तब तक रिपोर्ट इशू ना की जाए। और पॉलिसी और प्रोसीजर को डिफाइन करना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ रिव्यू और डॉक्यूमेंटेशन। तो क्यूसीपीपी बताएगी किस डिटेल में जाके उसको रिव्यू करना है और क्या क्या चीजें उसे डॉक्यूमेंट करनी है। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। ठीक है। नाउ एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स करेगा, तो उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होगा? तो क्या ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर पूरा वापस से ऑडिट करेगा क्या? ना रे, ये सिर्फ मेजर जजमेंट, एक बार वर्किंग पेपर का रिव्यू, जो डिस्कशन ये एंगेजमेंट पार्टनर से करेगा उसके बेसिस पे ये रिव्यू कर देगा। जैसे होता नहीं अपन ऑडिट खत्म करते हैं तो आखिरी में हमारा पार्टनर रिव्यू करने आता है, ऐसे ही हमारे पार्टनर का रिव्यू करने कोई बंदा आएगा। तो ये डिपेंड करेगा रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटी पे कि भैया कितना डिटेल में उसको जाना है। हालांकि जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज मेक द एंगेजमेंट पार्टनर लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ऑडिट कमेंट, तो हम बोलेंगे नो। और हमें बताना पड़ेगा कि भैया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है और जिम्मेदारी हमारे पार्टनर की होती है। तो सर क्या एसक्यूसी कुछ नहीं बताता कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या क्या चीजें बेयर मिनिमम कवर होना चाहिए? बिल्कुल बताता है। वो कहता है कि अगर आप लिस्टेड एंटिटी का एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है, CID मैकराज इतना रिव्यू मिनिमम में। जितने भी ऑडिट के दौरान कंसल्टेशन लिए गए थे, क्या ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहा है? क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट उसने फुलफिल करी है? जो मिसस्टेटमेंट्स उसकी नजरों में आए हैं, किसके? तो होता है ऑडिट के दौरान आपको मिसस्टेटमेंट मिले हैं, बाद में हो सकता है करेक्ट हो गए हो इसलिए रिपोर्ट में नहीं आ रहे हो, पर हम एक बार रिव्यू कर लेंगे। अनकरेक्टेड है मटीरियल तो आपने रिपोर्ट में नहीं डाले होंगे, तो हम एक बार रिव्यू कर लेंगे कि भैया इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। जितने कंसल्टेशंस उसने लिए हैं तो क्या वो कंसल्टेशन को डॉक्यूमेंट किया गया है? क्या वो कंसल्टेशंस हैं उनको फॉलो किया है, इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है? देन जितने भी सिग्निफिकेंट रिस्क एरियाज थे जो आपने आइडेंटिफाई करें, जहां आप रिपोर्ट दे रहे हो आपकी रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, प्लस जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स आपने लिए हैं ये सब आपको रिपोर्ट करना है। तो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू रिपोर्ट? यू हैव टू रिपोर्ट CID मैकराज, बस ये याद रखना 7 चीजें। ठीक है, ये यहां पे दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये निमोनिक तुम्हारे काम का है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन करेगा? हाँ ये बात भी सही है सर, आदमी ऐसा हो जो इंडिपेंडेंट हो, जो खुद इन्वॉल्व नहीं रहा हो काय में बहुत ज्यादा, किसमें? इस ऑडिट में। इनफैक्ट वो एंगेजमेंट पार्टनर नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं हो सकता जिसके साथ हमने क्या किया हो, कोई डिसीजंस लिए हो ऑडिट के एंगेजमेंट टीम के। हाँ उससे कभी कंसल्ट किया हो तो ठीक है, आपको बेसिकली उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस का ख्याल रखना है। तो क्या बोला गया है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू और पार्टनर कोई दूसरा CN प्रैक्टिस, टीम ऑफ सच पीपल, कोई भी सुटेबली क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन जो इस ऑडिट का एंगेजमेंट पार्टनर बन सकता था, उतना क्वालिफाइड व्यक्ति होना चाहिए। उसकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। कंसल्टेशन लिए हैं तो चलेगा, बट वो कंसल्टेशंस अपने आप में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत एरियाज में नहीं लिए गए हों, वैसा होना चाहिए। कैसे इंश्योर करेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव है?
तो सबसे पहले इंश्योर ऐसा करेंगे कि एंगेजमेंट पार्टनर उसका सिलेक्शन नहीं करे, वो खुद ऑडिट में इन्वॉल्व ना रहा हो, उसने टीम में कौन आएगा नहीं आएगा उसके डिसीजंस नहीं लिए हैं, और कोई भी दूसरी चीज जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट करती है वो सारी चीजें ना हो, यानी कि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं हो कंपनी में, इस तरह का। तो इसका मतलब एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कौन नहीं होना चाहिए? पति नहीं होना चाहिए। पति नहीं, पति यानी कि एंगेजमेंट पार्टनर नहीं है, वो ऑडिट में इन्वॉल्व नहीं है, टीम के डिसीजन उसने नहीं लिए, उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है जो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है, पति नहीं होना चाहिए। क्या बात है, तो निमोनिक भी इजीली याद रहेगा। क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का? यस। उसे क्या डॉक्यूमेंट करना है कि ये क्यूसीपीपी में जो जो रिव्यू की रिक्वायरमेंट है वो उसने कैसे फुलफिल करी है। ये प्रूव होना चाहिए कि रिपोर्ट इशू होने से पहले एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो गया है और इसमें कोई भी अनरिजॉल्व मैटर नहीं रहा है। 3 चीजें। चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट, ये सब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर चल रहा है। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट कंप्लीट होने से पहले सही सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाना चाहिए, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद आप अपनी वर्किंग पेपर फाइल को रेडी कर सकते हो। तो एविडेंस सारे आ गए, पर सॉर्ट करना, जो पुराने काम के कागज नहीं है उनको कचरा बना के फेंक देना, फाड़ के फेंक देना, फाइल बनाना, बढ़िया से इंडेक्सिंग सॉर्टिंग वॉटिंग करना, ये सब काम करने के लिए रिपोर्ट इश्यू करने के 60 दिन के अंदर अंदर आप पूरा कर सकते हो। फॉर अदर देन ऑडिट एज पर टाइम लिमिट्स एप्लीकेबल, वो फिर आप डिसाइड करो। अगर आप ऑडिट में कंपनी ऑडिट टैक्स ऑडिट दोनों कर रहे हो तो दोनों की रिपोर्ट से 60 दिन के अंदर अंदर उनकी वर्किंग फाइल रेडी हो सकती है। कितने समय तक ये वर्किंग पेपर फाइल रखनी है? जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट है, पर एसक्यूसी 1 कहता है मिनिमम 7 ईयर्स इन केस ऑफ ऑडिट। बाकी नेचर ऑफ एंगेजमेंट और लॉ की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। कृपया करके कभी आ जाए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर कीपिंग योर वर्किंग पेपर्स। सिर्फ 7 साल मत लिखना, मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। लिखना कि टाइमली डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, documentation should be preserved which should be dependent on factors like applicable laws and regulations, nature of engagement. However, as per SQC1, 7 years working papers in case of audit should be definitely prepared. ऐसे पूरा आंसर लिखना, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद अपन आ गए किसके ऊपर? मॉनिटरिंग। तो ये आखिरी पॉइंट हमारा लिया हीमोग्लोबिन में HEM मॉनिटरिंग। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था अभी 1-2 अटेम्प्ट पहले। मॉनिटरिंग का मतलब सीसीटीवी कैमरे लगा के भैया मॉनिटर कर रहे हैं कामकाज ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। तो हमें हमारे क्यूसीपीपी में भी मॉनिटरिंग रखना है कि भैया लोग हमारा क्यूसीपीपी फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ये मॉनिटरिंग है अपनी, और क्या, सिंपल। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या हो गया? पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स डिजाइन टू एंश्योर दैट क्यूसीपीपी आर। तो सबसे पहले हमारे पॉलिसी और प्रोसीजर भी रेलिवेंट है, पर्याप्त है। हमारी सारी एंगेजमेंट जो हमारी फर्म में होती है उन सबके लिए हमारे पास पॉलिसी प्रोसीजर्स है, लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ये कागज का टुकड़ा नहीं है। और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ओई मतलब कि फाल लगाए जा रहे हैं। प्लस हमें ऑनगोइंग बेसिस पे थ्रू इंस्पेक्शन चेक करते रहना है कि हमारे यहाँ लोग फॉलो कर रहे हैं। यानी इंस्पेक्शन यानी एंगेजमेंट पार्टनर जो लिस्टेड या पब्लिक रिस्क की एंटिटी का ऑडिट करते हैं ना, उनका 3 साल में एक बार कोई पास्ट ऑडिट रिव्यू करके देख लो उन्होंने काम ढंग से किया है या नहीं किया है, तो फिर बोलो भैया करें। हालांकि ये आपके मॉड्यूल में डिफाइंड नहीं है, तो जितना मॉड्यूल में डिफाइंड है उतना ही मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए वो 3 साल वाला मुद्दा यहाँ नहीं लिखा है। नेक्स्ट, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मॉनिटरिंग ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में हमें ध्यान रखना है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था? तो अब नहीं आएगा सर, ये भी सुन लो। सर जो चीज पिछली बार आ चुकी है वो इस बार एग्जाम में नहीं आएगी। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल है तो सुन लीजिए। सीए इंस्टीट्यूट यूजुअली हर पेपर के 3 सेट बनाता है और एक पेपर बनाने वाले 2 लोग होते हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट के जो एम्पैनल्ड पेपर मेकर्स हैं, ऑडिट के लिए ऐसे समझिए 6 पेपर मेकर्स हैं। ये 6 पेपर मेकर्स के ऊपर 3 मॉडरेटर होते हैं। ये 6 पेपर 3 मॉडरेटर में डिवाइड कर दिए जाते हैं, 2-2-2। मॉडरेटर का काम है 2 पेपर को मिला के उससे एक पेपर बनाना। तो ऐसे टोटल कितने पेपर बन गए? 3। और आईसीआई ऐसे 3 पेपर पूरे प्रिंट करके जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं उतने लोगों के लिए 3 सेट रेडी करके रखता है, और एकदम लास्ट मोमेंट पर डिसाइड होता है कि इनमें से कौन सा सेट जाएगा। कभी कोई लीक या ऐसा कुछ हो गया तो बैकअप में 2 सेट हमारे पास और रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो पेपर एग्जाम में आ रहा है वो एक ने नहीं 2 लोगों ने बनाया है, और वो 2 लोग 6 लोगों में से हैं।
So there is quite a possibility that somebody who was the paper maker in the last attempt is not the paper maker in this attempt, and hence you may see repetitiveness of question. That is why people say ICI papers are so unpredictable. This is the reason for it. Okay, चलिए, तो मॉनिटरिंग में क्या है? तो भैया मॉनिटरिंग वाला आदमी क्या करेगा कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को क्या प्रॉपरली डिजाइन और इंप्लीमेंट किया है या नहीं, जितने चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो क्या QCPP हमारी पुरानी तो नहीं हो गई, वो अपडेटेड है या नहीं? मॉनिटर के पास सफिशिएंट अथॉरिटी होना चाहिए कि वो अच्छे से कंट्रोल कर सके चीज़ों को और दबंगता के साथ बोल सके कि भैया इसे सही करो, प्लस उसे कंप्लेंट्स और एलिगेशंस देखनी है, अगर कोई क्लाइंट से या कहीं से आई है हमारे ऑडिटर के अगेंस्ट या हमारी टीम से आई है विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म जैसा, तो उसको कैसे हैंडल किया गया। अगर कोई डेफिशिएंसी QCPP में या टीम में मिली है तो उसे सुधारना है, और जो नहीं सुधारे उसके अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस के एक्शन लेना है। इस तरह से हमें ये 6 मुद्दों पे फैक्टर्स हैं जो हमारी मॉनिटरिंग को अफेक्ट करेंगे। दी इन लॉज के पास अथॉरिटी है कि वो तुम्हारी कंप्लेन कर सकती है, तुम्हारी डेफिशिएंसीज दी तुम्हें सुधारना होगी, नहीं तो वो तुम्हारे अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस के एक्शन ले सकते। दी डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ QCPP, इन लॉज एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे अपडेटेड है या नहीं। अथॉरिटी, मॉनिटर के पास अथॉरिटी होना चाहिए कि वो एक्शन ले सके। कंप्लेन्स एंड एलिगेशंस जो आई है वो उसे रिव्यू करे, रिजॉल्व हुई या नहीं देखे। डेफिशिएंसीज अगर कुछ आइडेंटिफाई हुई है तो इसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे रिजॉल्व करे, और नॉन कंप्लायंस फिर भी चाहे तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले। दिस इज योर निमोनिक फॉर मॉनिटरिंग। इसी के साथ आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड और लेंथी स्टैंडर्ड SQC1 यूं रिवीजन में मेमोराइजेशन के साथ कंप्लीट होता है। एक बार चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स बनते दोस्तों, उसके बाद अपन 220 पर आएंगे जो कि छोटू सा है। चलिए, ओके, एलो एलो एलो, बोलो बोलो बोलो। लग रहा है भैया अब आप लोगों को कि क्या अब SQC1 आप रिवाइज, मेमोराइज और एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे? अब बताइए, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट ऑफ राइटिंग, मेमोराइजिंग SQC1 प्रोविजंस? चलिए बताइए। कृष्णा बोल रहा है साहब ये सब रहने दो, आप आगे बढ़ो ना। अरे भाई, किशन भगवान ये कुछ भी बोल सकते हैं, जो आज्ञा मेरे मालिक, है ना। चलिए, थैंक यू तानिया, मोदिता, धन्यवाद। ओके, वंडरफुल, लेट्स गेट गोइंग। 100%। दोस्तों अब आते हैं ऐसे 220 में। तो पूरी फॉर्म पे हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर है जो हमें सब एंगेजमेंट में फॉलो करना है, इंक्लूडिंग ऑडिट एंगेजमेंट। तो ऑडिट एंगेजमेंट में QCPP फॉलो करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है ऐसे 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ किसकी जिम्मेदारी होगी? तो यहाँ लीडर होगा कौन? एंगेजमेंट पार्टनर, जो उस ऑडिट का मुख्य है, और उसकी जिम्मेदारी होगी जो QCPP SQC1 में बनाया है उसको यहाँ पर फॉलो करे, उसमें कोई डाइवर्जेंस इश्यूज आए तो उसको रिजॉल्व करें। उस लॉजिक पे ये स्टैंडर्ड बनाया। ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे 220 का, तो उसके ऑब्जेक्टिव कोट करना इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आंसर में काम आते हैं। यूजुअली एग्जाम में कंफ्यूजन होना SQC1 ऐसे 220 दोनों में कौन सा लिखना है। तो देखो, कोई भी चीज फर्म लेवल पे है तो SQC1, कोई भी चीज अगर ऑडिट लेवल पर है तो ऐसे 220। बट फिर भी कई बार इंस्टीट्यूट ऑडिट लेवल का क्वेश्चन पूछता है और आंसर SQC1 में लिख देता है, तो कंफ्यूजन हो तो दोनों लिख देना। अभी मैं यही बता सकता हूं तुमको। ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य है कि जो QCPP SQC में बनाया है उसे हम फॉलो करें। क्यों फॉलो करें? ताकि हम जो रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस हो और हमारा ऑडिट एज पर SAS हो। तो 3 चीजें: इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल एट एंगेजमेंट लेवल, टू कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, पूरा फ्रेज एज इट इज लिखेंगे PSRL, एंड द रिपोर्ट इशूड इज अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस, यानी हमारा ओपिनियन गलत ना हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। एंगेजमेंट टीम का क्या रोल है? क्या उसे QCPP फॉलो करना है? हाँ, उसे फॉलो करना है,
उसे फर्म को इन्फॉर्म भी करना है QCPP की फंक्शनिंग पे, इंडिपेंडेंस पे, जो अपन ने देखा था कहीं ब्रीच आता है तो। क्या ये टीम मैंडेटरली फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को फॉलो करेगी ही करेगी, या वो अपने हिसाब से अलग ऑडिट कर सकती है? तो ऐसा कहते हैं कि अनलेस सर्कमस्टांसेस कुछ बताते हैं कि QCPP आउटडेटेड है, आपको फर्म के क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को फॉलो करना है। एम्प्लॉय मान सकते हैं कि ये मैंने फॉलो कर दिया तो मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ यूज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ऑडिट का मुखिया कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर। उसे क्या इंश्योर करना है? तो कुछ नहीं, इस ऑडिट में इस ऐसे के जो ऑब्जेक्टिव थे, QCPP फॉलो, रॉ रेगुलेशन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉलो, रिपोर्ट इश्यूड अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांस, हमें वो लिखना है। प्लस अगर हमें कहीं पर भी कोई भी गड़बड़ मिल रही है QCPP से, ऑडिट से, तो वी शुड बी एबल टू रेज कंसर्न्स विदाउट फियर बिकॉज क्वालिटी इज एसेंशियल इन ऑल असाइनमेंट। कमर्शियल कंसिडरेशन शुड नॉट ओवरराइड क्वालिटी। क्या एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है? 101% करनी है। कैसे? तो उसे फुलफिल करो। कैसे? बाय आइडेंटिफाइंग कहीं कोई थ्रेट्स तो नहीं है जो सेफगार्ड एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, और अगर है तो फिर हमें उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, फिर फर्म डिसाइड करेगी आगे क्या करना है। तो ये वही हो गया SCART, सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स कॉजिंग थ्रेट्स। इंडिपेंडेंस के लिए हमें क्या करना है? पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो कार्ट की इंफॉर्मेशन ले, सर्कमस्टांसेस एंड रिलेशनशिप्स कॉजिंग थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, देखे कहीं कोई ब्रीच तो नहीं हो रहा है, और अगर ब्रीच हो रहा है तो फिर उस केस में एक्शंस टू रिड्यूस और एलिमिनेट थ्रेट करे। वही वाले पॉइंट है जो ऐसे 220 में, जो SQC1 में थे। नेक्स्ट, क्लाइंट हमारे पास ऑडिट लेकर आए तो लपक लेना है क्या? SQC1 में हमने जो चीज़ें देखी थी, सेम पॉइंट यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे कि हमें देखना है एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी। एंगेजमेंट टीम का असाइनमेंट ऐसे करना है ताकि इस ऑडिट ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके कि टीम इतनी हो कि हमारा ऑडिट एज पर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट इश्यूड अप्रोप्रिएट टू सर्कमस्टांसेस और QCPP फॉलो हो सके। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हमारे मुखिया को डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है, कंसल्टेशन लेना है, पर ये सब स्टडी मटेरियल में नहीं है तो छोड़ दीजिए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू जो हमने SQC1 में पढ़ा था वो था पॉलिसी बनाओ सारे एंगेजमेंट पर। अब हम पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल ऑडिट में एंगेजमेंट पार्टनर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा रहा है, तो उसे क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी है? पार्टनर की। क्या? कि एक रिव्यूअर अपॉइंट हो जाए, उसके साथ वो सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करे, क्योंकि उसका डिस्कशन बेस्ड रिव्यू होता है। प्लस जब तक रिव्यू कंप्लीट ना हो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट ना दे। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की कवरेज क्या होना चाहिए? तो हमने तो पढ़ लिया वहां पे, क्या CID मैकराज ये सब वो कवर करता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे 220 कहता है कि लिस्टेड एंटिटी के केस में ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ रिव्यू एज पर ऐसे 220 क्या है, तो ये लिखना है। ये भी मिलती जुलती है उससे। एक्चुअली 220 पहले आ गया था, SQC1 में बाद में आया, तो वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, ऐसा है। तो इसमें क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट मैटर्स का डिस्कशन होगा, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू करना है, किसे? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को, कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन सिलेक्टेड रिव्यू कर सकता है, वर्किंग पेपर हमारे चाहे तो सारे करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन्स जो हमने बनाए हैं ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए वो अप्रोप्रिएट लग रहे हैं या नहीं, वेदर ऑडिट रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट। प्लस लिस्टेड एंटिटी के केस में CID, कंसल्टेशन, इंडिपेंडेंस और डॉक्यूमेंटेशन। तब ये वाले पॉइंट उससे अलग है, वहां था CID मैकराज। यहां पर क्या है? डॉक्टर ने स्टेटमेंट और रिपोर्ट से कंक्लूड कर साइन कर CID को दिया। तो डॉक्टर ने विटनेस के स्टेटमेंट और फॉरेंसिक की रिपोर्ट के बेसिस पर कंक्लूड कर दिया कि मुजरिम कौन है, और साइन करके उसे CID को दे दिया। डॉक्टर कौन? सारू की, CID का। तो डॉक का मतलब क्या हो गया? डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करना है, डॉक्यूमेंटेशन। स्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट हो, ये रिव्यू करना है। कंक्लूजन्स हमारे एज पर ऑडिट एविडेंसेस आए या नहीं, ये चेक करना है। सिग्निफिकेंट मैटर्स का डिस्कशन करना है, और लिस्टेड एंटिटीज में CID अलग से आ जाएगा। चले, ये ऐसे 220 का।
कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए इनके बीच में तो पॉलिसी जो है वो फॉलो करे, जब तक डिफरेंस रिजॉल्व नहीं हो उसे कंक्लूड ना करें। मॉनिटरिंग प्रोसेस, एंगेजमेंट पार्टनर को देखना है मॉनिटरिंग प्रोसेस फर्म का क्या है, उसे फॉलो करना है। कोई डेफिशिएंसी ऑडिट एंगेजमेंट को अफेक्ट कर रही है तो उस केस में उसको रिपोर्ट करना है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी हालांकि क्वेश्चन आ चुका है। डॉक्यूमेंटेशन जो भी चैप्टर में आखिरी आखिरी में टॉपिक दिए हुए आजकल इंस्टीट्यूट बड़ा पूछने लग गया। तो डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, ऑडिटर या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, दोनों। अब ये क्या होता है, एग्जाम में याद नहीं आता है क्योंकि इतने कॉमन सेंस वाले पॉइंट है कि अपन क्या लिखें। तो ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना है, 220 में उसने जो एथिकल इश्यूज दिखे थे वो कैसे रिजॉल्व हुए, उसने कैसे कंक्लूजन्स ड्रॉ किए कि वो इंडिपेंडेंट रहा है, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और रिलेशनशिप के कंप्लायंस उसने किए हैं, कंसल्टेशन उसने लिया। यानी जैसे में जो जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें फॉलो करने से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन। तो आप याद रखो, अपन ने जब स्टैंडर्ड SQC1 शुरू किया था तो क्या पढ़ा था, लिया हीमोग्लोबिन। किसने लिया, डॉक्टर ने। जब हम उससे कंसल्टेशन करने गए तब उसने लिया। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, हमें जो जो कंसल्टेशन लिए वो रिव्यू करना है। लिया में E फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट, A फॉर एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, L लीडर की बजाय L के ऊपर डॉट लगा दो तो इंडिपेंडेंस हो जाएगा। बहुत ही वाहियात था। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को क्या करना है, उसने जो प्रोसीजर लगाया प्रूव करना रिपोर्ट से पहले और कोई अनरिजॉल्व मैटर नहीं है, सेम जो SQC1 में था। दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। और मैकेनिज्म ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एक्सटर्नल रिव्यू भी आप करवा सकते हो क्या। तो एक्सटर्नल रिव्यू का मतलब होता है ये रिव्यू आप नहीं कर रहे, कोई और आके आप क्या कर रहा है। तो 3 तरह के एक्सटर्नल रिव्यूज है जो आपके कोर्स में ब्रीफ में चैप्टर 1 में दिए गए। ये बस ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ तीनों क्या है, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। चलिए, सबसे पहले पीयर रिव्यू का मतलब होता है ICI एक पीयर रिव्यूअर को भेजेगा जो आपके यहां पर आके आपके सिस्टम्स को चेक करेगा, वर्किंग पेपर फाइल से देखेगा कि आपने क्या एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इनफैक्ट TPE बोलते हैं, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ ऑडिट किया है। कर दिया है तो एक सर्टिफिकेट आपको दे देगा, नहीं किया है तो आपको समय देगा कि भैया ये गलतियां हैं सुधार लो। साल भर बाद फिर फॉलो ऑन रिव्यू होगा, सुधर गई तो आपको क्लीन रिपोर्ट मिल जाएगी, नहीं हुई तो आपके अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। पर यह बात आपके और ICI के बीच में रहेगी। हो सकता है ICI अपना काम ढंग से ना करे, मिली भगत हो जाए, तो इसके लिए QRB बनाए। 11 मेंबर की बोर्ड में 5 ICI, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी और एक चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट होता है। ये एक्सटर्नल बॉडी है। पीयर रिव्यूअर से पीयर रिव्यू होता है, टेक्निकल रिव्यूअर से क्वालिटी रिव्यू होता है। ये जहां लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है वहां टेक्निकल रिव्यूअर भेजते हैं, या ICI को भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं टू इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल्स। और ये टेक्निकल रिव्यूअर रिव्यू करके अगर कोई खराबी निकली तो बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और सीधे उसके बेसिस पे ICI को उस मेंबर के अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। लेकिन बड़ी एंटिटीज के केस में, कौन सी बड़ी एंटिटी, तो नफरा सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट के रूल 3 में डिफाइन किया गया है लिस्टेड एंटिटी, पब्लिक कंपनीज विथ हाई टर्नओवर, बोरोइंग्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी जिनमें जनता का इंटरेस्ट होता है, ऐसी एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट के ऊपर नफरा रिव्यू करेगी। और हमें वहां लग रहा है कहीं गड़बड़ है, जैसे कॉफी डे में हमें लगा गड़बड़ है, तो वो नफरा ने रिव्यू किया। एक बार नफरा रिव्यू करती है तो फिर ICI भी उस मेंबर के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं कर सकता है, सारी ट्रांसफर होगी नफरा पे। और नफरा पीनल एक्शंस इंपोज कर सकती है मेंबर के ऊपर, जिसमें वो इंटरनल ऑडिट कंपनी का या कंपनी ऑडिट सबसे बाहर कर सकती है उस मेंबर को, और वो मेंबर फिर जहां पे पार्टनर है वो फर्म भी बाहर हो जाएगी। तो ये कंपनीज एक्ट में बनाई गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, अथॉरिटी है। ये अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस इन एंटिटीज को, लिस्टेड कंपनी को ओवरव्यू करती है। जो चीज़ नफरा में कवर्ड होगी वो QRB में नहीं होगी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो नफरा बोल सकती है इन एंटिटीज को QRB तो रिव्यू कर ले, तो वो करेगी, सबसे बड़ी बॉडी नफरा है। एंड दिस काइंड ऑफ कंप्लीट्स योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 1। कोई क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस नहीं किया, एकदम क्लियर फोकस था हमारा, क्या क्या पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उसके क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे तो क्या पॉइंट्स लिखना है आंसर में, और उसको मेमोराइज करने के तरीके।
ये मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर रहा हूँ। ये मेमोराइजेशन टेक्निक्स आप यूज़ करके इससे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके इतने बड़े चैप्टर को आधी घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर आप आराम से रिवाइज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो अभी 1 घंटे में रिवाइज होएगा तो एग्जाम से पहले 45 मिनट्स में भी रिवाइज कर पाओगे। इस उद्देश्य से बनाया है। यहीं पर आज अपना पहला रिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपके कमेंट्स जो मैंने बात करी थी कमेंट सेक्शन में, वो देखेंगे और डिसाइड करेंगे फिर अगले रिवीजन के ऊपर। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वी विल सी यू अगेन सून। बाय 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 बाय।